उस वक्त मेरी उम्र क्या रही होगी, 11 या 12 साल। ज्यादा से ज्यादा 13 रही होगी, क्योंकि इससे कम उम्र में प्रेम रोग लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे दक्षिणी देशों में दिल जरा जल्दी ही जवान हो जाता है अगर प्यार के लिए सिर्फ उसे ही दोषी माना जाए। मुझे ठीक से याद नहीं कि कब कैसे मुझे अपने पहले प्यार का एहसास हुआ। जैसे ही मेरी आंटी शाम को चर्च के लिए रवाना होती, मैं उनके बेडरूम में घुस जाता और उनकी दराजों को खंगालना शुरू कर देता था। उनकी दराजें मेरे लिए एक अजायब घर की तरह थी। इनमें मुझे हमेशा कुछ प्राचीन और दुर्लभ चीजें मिलती। उनमें एक रहस्यमयी पुरातात्विक किस्म की गंध आती थी। साटन, मखमल और रेशमी कपड़ों से लेकर कागजों तक में लिपटी नायाब चीजें थी उन दराजों में। महापुरुषों की तस्वीरें, सिलाई का सामान, कढ़ाई किए हुए कपड़े। मैं आहिस्ता से उन सबको खोल कर देखता और वापस रख देता था। लेकिन एक दिन सबसे ऊपर वाली दराज के कोने में मैंने सोने जैसी चमकती कोई चीज देखी थी। मैंने उस पर लिपटे फीतों को हटाया तो मेरे हाथ में खाली दांत पर बनी 3 इंच लंबी सोने के फ्रेम से जड़ी एक तस्वीर दिखी। देखते ही दंग रह गया था मैं। खिड़की से रोशनी की एक किरण आई और उस मोहक तस्वीर पर पड़ी तो लगा जैसे तस्वीर साक्षात आकर मेरे सामने खड़ी हो गई हो। ये बहुत ही प्यारी तस्वीर थी और मैंने उसे सिर्फ सपनों में ही देखा था। तस्वीर में मौजूद परी कोई 20 साल की रही होगी। वो ना तो कुंवारी कन्या थी और ना ही अधखिली कली, बल्कि अपने सौंदर्य की आभा में जगमगाती एक पूरी औरत थी। थोड़ा सा लंबा अंडाकार चेहरा, भूरे भूरे होंठ, एक तरफ मुस्कुरा कर देखती अधखुली आंखें। उसकी ठुड्डी पर एक डिंपल था, जैसे कामदेव ने ही बनाया हो। उसने पुराने फैशन के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन बहुत ही सौम्य लगती थी। हालांकि मैंने ऐसी खूबसूरत औरतों की बहुत सी तस्वीरें देखी थी, लेकिन इसमें तो जैसे जादू था। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ जैसे वो मेरे सामने कांच की दीवार के पार साक्षात खड़ी हो। मैं उस तस्वीर को बाहों में भर लेता, उसके नजदीक से सांस लेता तो लगता जैसे वो रहस्यमयी देवी मुझसे बात कर रही है। ऐसे वक्त गलियारे में पच्चाप सुनाई देती, यानी आंटी चर्च से लौट आती। उनकी दमे वाली खांसी और गठिया में अकड़े पैरों के कारण उन्हें आने में जितना वक्त लगता, उतने में मैं तस्वीर को वापस उसकी जगह रख देता। चर्च की ठंड की शिकायतें लेकर शोर मचाती आंटी आती। मुझे देखते ही उनकी झुर्री भरी आंखों में चमक आ जाती। मुझे दुलार करते हुए वे पूछती कि कहीं मैंने उनकी दराजों से छेड़खानी तो नहीं की। फिर वे कागज की एक थैली खोलकर 3-4 चूसने वाली गोलियां निकाल कर दिखाती। मुझे ये गोलियां देखते ही उबकाई आती थी और आंटी की उम्र गोली खाने चूसने की नहीं थी। उनके सारे दांत झड़ चुके थे, आंखों की रोशनी मंद पड़ चुकी थी। जैसे ही आंटी चर्च जाती, मैं उनके कमरे में जाकर दराज से तस्वीर निकाल लेता। उसे देखते ही मैं उस पर मोहित हो जाता। लगता था उसकी आंखें मेरी आंखों में गहरे तक झांक रही है। अपने सीने में छिपा लेता था मैं उसे। मेरे सामने मेरे सारे कामकाज और विचार बस उसी को समर्पित हो गए थे। मैं उससे बहुत ही शालीनता और संजीदगी से पेश आता था। अक्सर मुझे गली में मेरे हम उम्र लड़के मिलते थे। वे सब अपनी प्रिय लड़कियों के प्रेम पत्र, तस्वीरें, उपहार और फूल दिखाकर गर्व महसूस करते थे। वे मुझसे मेरी प्रिया के बारे में पूछते तो मैं गोल मोल जवाब देता, और जब वे अपनी प्रियतमाओं के बारे में मेरी राय पूछते तो मैं कहता, ये तो बिल्कुल भोंदू लगती है। एक रविवार के दिन मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गया। वहां 2 लड़कियां थी। बड़ी शायद 15 साल की हो गई। हम साथ खेल रहे थे। अचानक सबसे छोटी लड़की ने मेरे हाथ में कुछ थमाया। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो मेरे कान में फुसफुसा कर बोली, ये रख लो। मैंने महसूस किया मेरे हाथ में कोई नर्म नाजुक चीज है। खोलकर देखा तो गुलाब की एक कली थी। मैं संस्कारवान व्यक्ति की तरह बोला, अरे ये ले जाओ। और मैंने गुलाब की कली उसके मुंह पर दे मारी। इससे वह जोर जोर से रोने लगी और फिर पूरे दिन कुछ नहीं बोली। सुबह शाम आंटी जिन 2-4 घंटों के लिए चर्च जाती थी, वे मुझे अब नाकाफी लगने लगे थे। आखिरकार मैंने इसका कोई स्थायी हल ढूंढ लिया और उस तस्वीर को अपनी जेब में रखने लगा और फिर सबसे छिपकर
पूरे दिन उसमें ऐसा डूबा रहता जैसे कोई अपराध कर रहा हो। रात को मैं उसे तकिए के नीचे छिपा कर रख देता, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। मैं बार बार उसे देखता कि कहीं किसी ने मेरा खजाना तो नहीं चुरा लिया। आखिरकार मैं उसे तकिए के नीचे से निकाल कर अपनी कमीज में बाईं तरफ दिल के ऊपर रखकर सो जाता। तस्वीर के पास होने से मुझे शानदार सपने आने लगे थे। सौंदर्य की देवी साक्षात आती और मुझे तेजी से अपने महल ले जाती। बड़े प्यार से वो मुझे अपने पास बिठाती और अपने खूबसूरत से तराशे हुए हाथों से वो मेरे चेहरे, भौहों, आंखों और बालों को दुलारती रहती। इन मोहक विचारों और ख्यालों के साथ मेरी सेहत गड़बड़ाने लगी। मेरा शारीरिक विकास धीमा हो गया। मेरे माता पिता और आंटी ने इस बात पर खास तौर से ध्यान दिया। मेरे पिता मेडिकल की किताबें पढ़ते थे। उन्होंने मेरी आंखों की पुतलियों के कालेपन, भारी आंखें, पीले पपड़ाए होंठ और भूख न लगने को लेकर पूछा कि इस उम्र में ये सब बहुत खतरनाक संकेत है। वे अक्सर कहते, खेलो कूदो और खाओ पियो बेटा। मैं जवाब में कहता कि मेरा किसी में मन नहीं लगता है। वे मुझे बहलाने की कोशिश करते, वे मुझे थिएटर ले जाते और ताज़ा झागदार दूध पीने के लिए देने लगे। फिर वो मेरे सिर पर ठंडा पानी डालकर मेरी टांगों को मजबूत करने की कोशिश करते और मैंने देखा कि सुबह शाम पिताजी मुझे गौर से देखते और मेरी पीठ पर अक्सर हाथ फेरते हुए मेरी रीढ़ को जांचने के अंदाज में देखते। मैं चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा रहता और सोचता कि अपना अपराध स्वीकार करने से बेहतर है मुझे मौत आ जाए। जैसे ही मैं परिवार के प्यार भरे सानिध्य से मुक्ति पाता, तुरंत अपनी तस्वीर वाली प्रियतमा की शरण में चला जाता। आखिरकार मैंने अपनी प्रिया के और नजदीक जाने की ठानी। मैंने सोचा कि ठंडे क्रिस्टल से हाथी दांत और शीशे को अलग कर देना चाहिए। ऐसा करते हुए मैं एक बार तो कांप उठा, लेकिन अंततः मेरा प्यार जीत गया और बड़ी सफाई चतुराई से मैं शीशे को अलग करने में कामयाब हो गया। जैसे ही मैंने तस्वीर पर अपने होंठ लगाए, मुझे उसके बालों की खुशबू आने लगी। मुझे लगा जैसे मैं एक जीती जागती स्त्री को कांपते हाथों से चूम रहा हूँ। बेहोशी मुझ पर छाने लगी और तस्वीर को कस कर दबाए हुए मैं सोफे पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। होश में आने पर देखा कि मेरे पिताजी, माँ और आंटी मुझ पर झुककर बेचैनी से मुझे निहार रहे हैं। मैंने उनके चेहरों पर भय और चेतावनी के निशान देखे। मेरे पिता मेरी नब्ज ले रहे थे। वे सिर हिलाते हुए बड़बड़ा रहे थे, इसकी नब्ज बहुत बुरी तरह दौड़ रही है। आंटी मुझसे तस्वीर लेना चाहती थी और मैं मशीन की तरह उसे कस कर पकड़े हुए छुपाए हुए था। वो बोली, लेकिन मेरे बच्चे तुम इसे खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें डांट नहीं रही, तुम जब चाहे इसे ले लेना, लेकिन इसे खराब मत करो। मेरी माँ ने कहा, लड़के की तबीयत ठीक नहीं है, इसे इसके पास ही रहने दो। सब बातों की बात है, बूढ़ी नौकरानी ने कहा। ये तस्वीर तो इसके पास ही रहने दो, लेकिन ये बताओ कि ऐसी दूसरी तस्वीर कौन बनाएगा? यानी मैं उस वक्त जैसी थी वैसी? आज तो कोई ऐसी तस्वीरें नहीं बनाता। ये तो गुजरे जमाने की चीज है और मैं भी तो गुजरे जमाने की ही हूँ। अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसी तस्वीर में दिखती हूँ। भय से मेरी आंखें फट गई। तस्वीर पर से उंगलियों की पकड़ ढीली हो गई। पता नहीं किस तरह मैंने पूछा, क्या ये तस्वीर तुम्हारी है? बेटे, क्या तुम्हें नहीं लगा कि मैं आज भी वैसी ही सुंदर हूँ? 23 साल की उस तस्वीर को देखना मुझसे तो बेहतर ही है। पता नहीं अब तो मेरी उम्र कितनी हो गई है। मेरा सिर चकरा गया और मैं दोबारा लगभग बेहोश हो गया। खैर, जैसे तैसे मेरे पिता मुझे उठाकर बिस्तर पर ले गए और मेरे हलक में दवा के रूप में रेड वाइन के कुछ चम्मच डाले। जल्दी ही मैं ठीक हो गया। फिर मैंने कभी भी आंटी के कमरे की तरफ झांकने की कोशिश नहीं की।